नमस्कार। यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने जो पीवाई की सीरीज चला रखी थी, जिसमें हम पेपर फर्स्ट के जितने स्कूल लेक्चर के जो हिस्ट्री वाले पोर्शन पे अभी जो अपन ने फोकस कर रखा है, उस पोर्शन से कौन कौन से किस किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, क्या अपने मटेरियल से भी प्रश्न आ रहे हैं, उन सारी चीजों पर अपन देख लेंगे। इससे आपको ये भी संदेह नहीं रहेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट रहेगा या नहीं रहेगा, या उसमें और क्या सुधार होने चाहिए। प्लस अगर कोई चीज हमारे मटेरियल से बाहर आती है तो हम वहां पर इन चीजों को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अपन ने स्कूल लेक्चर की ये पेपर फर्स्ट हिस्ट्री वाली सीरीज चला रखी है, जिसमें अपन पेपर फर्स्ट का 2018 वाला जो पेपर था उसका ग्रुप ए का पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है पहली बात तो ये कहना चाहिए कि ये वाला जो पेपर है ना, वो इसमें भारतीय इतिहास का काफी समृद्ध हिस्सा आया है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास आए हैं, और राजस्थान के इतिहास के अपने 3 क्वेश्चन है, लगभग 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चनों का जो है अपने को ये पूरी पूरी इंफॉर्मेशन जो है अपने को यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन तो यही था अशोक स्तंभ, क्योंकि देखो पहले आपका जो सिलेबस था और आज के सिलेबस में काफी चेंजेस आ गए हैं, है ना। पहले आपके मौर्य साम्राज्य के कल्चर भी शामिल थी, मौर्य साम्राज्य पूरा आपको एंशिएंट इंडिया में मिल जाता है। तो इसके भी प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन आया हुआ अशोक स्तंभ से संबंधित। तो अशोक स्तंभ क्या धारियों युक्त था? तो अशोक स्तंभ धारियों युक्त बिल्कुल नहीं था। अशोक स्तंभ में जो है चुनार के बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो धारियों युक्त नहीं है। ठीक है, तो धारियों युक्त नहीं है। दूसरा इसका ऑप्शन है कि चमकदार सतह पर किया हुआ है, ये लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग है इसमें, है ना, लाल बलुआ चुनार में। फिर चमकदार सतह है क्या इसकी? बिल्कुल। एक तो उसकी जो बलुआ पत्थर की जो प्रकृति है वो सीधी एक शाइनिंग सरफेस छोड़ती है बलुआ पत्थर, और दूसरा इसमें क्या है, अशोक ने खुद यहाँ पर जो है एक पॉलिश करवा रखी है उसके ऊपर। ठीक है, तो दोनों वजह से ये जो सतह है उसके अशोक स्तंभों की वो है चमकदार सतह। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है सभी स्तंभों पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अच्छा, तो ये जो स्तंभ, बेसिकली स्तंभों का प्रयोग प्रमुखतः है इसलिए किया गया है अशोक द्वारा। ये सबसे पहले ईरान में लगाए गए थे, उस समय डेरियस का शासन था ईरान में, तो उस समय वहां पर अशोक वहां पे भी एक स्तंभ की परंपरा चालू दिखती है अपने को। और वो ऐसा माना जाता है भारतीय इतिहास में भी कि वो ईरान की शैली से ही हमने स्तंभों को ग्रहण किया है। और वहां पर जो स्तंभों का प्रमुख काम होता था वो था अपने साम्राज्य की लाइंस नापने में, अपने साम्राज्य का डिमार्केशन करने में स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। तो यहां पर भी अपने अशोक ने भी कुछ स्तंभ ऐसे रखे हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ वो ऐसा है कि वो एक जो अशोक की स्तंभ की एक प्रकृति होती है उस स्तंभ को लगा दिया जाता है, और उस स्तंभ पर जो है पॉलिश करके इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और ये इससे ये सिद्ध होता है कि अशोक का साम्राज्य यहां तक फैला हुआ था। तो इस वजह से सभी स्तंभों पर अपने को अभिलेख प्राप्त हुए हैं ऐसा नहीं है, कुछ स्तंभ अपने को खाली भी प्राप्त हुए हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट है स्तंभों पर यष्टि। यष्टि बोलते हैं अपन, जो स्तंभ होता है ना, स्तंभ के बहुत सारे हिस्से होते हैं, अबेकस होता है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, इसको अपन बोलते हैं यष्टि, है ना, यष्टि या लाट जिसको बोलते हैं। तो लाट वाला जो हिस्सा है वो एकाश्म होता है, एक ही पत्थर से निर्माण किया जाता है उसका, एकाश्म पत्थरों से। बिल्कुल एकाश्म पत्थरों का होता था। मैंने पहले बताया आपको कि ईरान में जो अभिलेखीय परंपरा थी, स्पेशली स्तंभ लेखी जो परंपरा थी, उस स्तंभ लेख में अपने को प्राप्त होता है कि उन्होंने क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ के या बहुत सारी ईंटों को जोड़कर जो है वो स्तंभ बनाया करते थे। लेकिन भारत में क्या होता था, सिर्फ एक पत्थर रखा जाता था और उस एकाश्म पत्थर से ही स्तंभ बनाए जाते हैं। तो भारतीय जो स्तंभ है इस तरीके से जो है उससे डिफरेंट है ना, थोड़े से अलग है। तो ये स्तंभों की यष्टि एकाश्म है, बिल्कुल एक ही पत्थर से निर्मित है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया, यानी कि स्टेटमेंट 2 और 4 एकदम सही है। लेकिन आप ये है ना, ये क्वेश्चन आपके पर्सपेक्टिव से अब इतना काम का नहीं रहा, तो ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए। अब आपके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो अपन ने डिस्कस भी कर रखा है ऑलरेडी सिलेबस में, उन चीजों पर अपन ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये जो है आपके सिलेबस में मेंशन है गुप्तकालीन मंदिर। तो ये पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन कि गुप्तकालीन मंदिर कौन सा मंदिर ऐसा है जो मध्य प्रदेश में नहीं है ना। बुमरा का शिव मंदिर अपने मध्य प्रदेश में है, नचना कुठार पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में है, देवगढ़ दशावतार मंदिर अपने ललितपुर में है उत्तर प्रदेश में, तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है अपने, और तिगवा का विष्णु मंदिर भी अपने मध्य प्रदेश में है। तो ये 3 मंदिर जो है अपन ने देखा है मंदिर निर्माण, मंदिर स्थापत्य में काफी अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया था कि सर्वाधिक मंदिर अगर कहीं पर मिले हैं तो वो मध्य प्रदेश में ही मिले हैं। भुमरा वाला शिव मंदिर अपने सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है ना। नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी वही है,
और तिगवा का विष्णु मंदिर भी वही है। तो ये सारे जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है, जबकि देवगढ़ दशावतार मंदिर अपने उत्तर प्रदेश में है। फिर माइसोन या मिसोन मंदिर समूह का संबंध कहां से है, ये अब आपके सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस है। वैसे चंपा नाम, चंपा से ये संबंधित है, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि अपना बृहत्तर भारत जो है वो ऑप्शनल वालों के वहां पर है। तो बृहत्तर भारत से ये प्रश्न पूछा गया है, तो चंपा में माइसोन मंदिर या मिसोन मंदिर समूह पाए गए हैं। और इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन अपने अब मॉडर्न शुरू हो जाती है। मॉडर्न में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, अभी अपन जो है 1857 की क्रांति आज जस्ट फिनिश करेंगे, और 1857 की क्रांति के बाद जो है अपन मॉडर्न के विभिन्न चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो उसमें जो है अपने को शिक्षा आयोग भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। तो शिक्षा आयोग के ये यहाँ पर सारे शिक्षा आयोग दिए हुए हैं, है ना। जैसे सैंडलर किसके समय में था, सैंडलर आयोग किसके समय बना था, चैम्सफोर्ड के समय। हंटर आयोग किसके समय बनाया था, रिपन के समय। रेले आयोग किसके समय बना था, कर्जन के समय। वुड्स डिस्पैच या वुड कमीशन जिसको बोलते हैं, वो किसके समय बना था, तो डलहौजी के समय। तो ये ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले बना था चार्ल्स वुड, है ना, चार्ल्स वुड कमीशन बना था वो एजुकेशन में, शिक्षा में। तो चार्ल्स वुड, फिर हंटर, फिर रेले कमीशन, फिर सैंडलर कमीशन। तो ऐसे करके आपने को 5-6 कमीशन याद करने पड़ेंगे जो शिक्षा से सुधारों से संबंधित थे, है ना। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो ये अपना मॉडर्न में अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ये जो है अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है वहां पे अपने मंदिर निर्माण के स्टार्ट उसमें। और एक प्रश्न ये बना है, एक एक्ट का क्वेश्चन है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ये 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था, जो मिनिमम शादी की एज थी वो 12 वर्ष कर दी थी बच्चियों के लिए। कितनी कि कम से कम 12 वर्ष की तो होनी चाहिए बच्ची, तब तो शादी करो, ठीक है। तो इसका विरोध किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था, तो उसका नाम था तिलक, ठीक है। तिलक ने क्यों किया था, क्योंकि तिलक वैसा मानते हैं कि जो अंग्रेज हैं, उन अंग्रेजों ने क्या किया है, जो हमारे जो सामाजिक और धार्मिक मामले हैं ना, उनमें ये अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सुधार होने चाहिए, तिलक का मानना ये था कि ये जो सुधार होने चाहिए ना, कि बाल विवाह खत्म होगा, ये बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन वो जो है एक प्रोसेस के थ्रू होने चाहिए, जो सोसाइटी खुद एक्सेप्ट करे। इनको एक्ट लाके इस तरीके से सुधार ना किया जाए, ठीक है। तो ये ऐसा मानना तिलक का था। तो बाल गंगाधर तिलक इसमें आंसर आएगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किया है ना, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। फिर एक प्रश्न ये था कि मैं नास्तिक क्यों हूं, ये नास्तिक क्यों हूं, ये वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अपने भगत सिंह द्वारा लिखी गई है। मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह को अपन डिटेल में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और अपने शायद एक्सक्लूसिवली अलग से मेंशन भी किया हुआ है भगत सिंह, ठीक है। तो भगत सिंह को अपन देख लेंगे अलग से। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित भी क्वेश्चन आया, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ऐसा प्रश्न था। तो जनवरी 1923 में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन विफल हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात दो जनों ने ये कमान संभाली, एक तो सी आर दास और एक मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने मिलकर क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। स्वराज पार्टी के तहत इन्होंने ये क्या करेंगे, ये कांग्रेस की एक विंग बनकर काम करेंगे, और कांग्रेस की विंग के तहत ही ये जो है वहां नॉर्मल जो इलेक्शन होंगे उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करके वहां पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और संसद में बहिष्कार करेंगे। तो बहिष्कार आंदोलन को पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट जो उस समय गवर्नर जनरल की परिषद है, या उस समय जो भी विधान परिषद है, उन विधान परिषदों में और विभिन्न जगहों पर जो है असहयोग को ले जाने की वजह से इन लोगों ने एक पार्टी का गठन किया, और उस पार्टी के तहत सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जनवरी 1923 में ये पार्टी बनाएंगे। ये कांग्रेस की विंग की तरह काम करेगी, बट ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं एक क्वेश्चन आया था कि क्रांतिकारी घटनाओं को क्रम से जमाना है। तो ये क्रम से मैंने ऑलरेडी जमा दिया। तो डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या पूना में, मैंने कहा था भाई प्लेग कमिश्नर थे डब्ल्यू.सी. रैंड, उनकी हत्या कर देंगे 1897 में चापेकर बंधु। तो डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या हो जाती है। और फिर अपने कर्जन वायली है, कर्जन वायली की हत्या 1909 में मदन लाल ढींगरा कर देंगे। कर्जन वायली अपने जो भारत सचिव हुआ करते थे उस समय, भारत सचिव की 15 सदस्यीय कमेटी, कल बात करी थी अपन 1857 क्रांति में कि क्या हुआ था उसका रिजल्ट में। तो भारत सचिव जो है उनकी 15 सदस्यीय जो समिति है ना, उसके एक सदस्य हुआ करते थे कर्जन वायली। तो उनकी हत्या कर दी थी मदन लाल ढींगरा ने। फिर एएमटी जैक्सन की हत्या, ये एएमटी जैक्सन की हत्या नासिक में कर दी थी दिसंबर 1909 में। तो ये वायली की हत्या के बाद की घटना है। तो दिसंबर 1909 में नासिक में सावरकर बंधुओं का नाम इसमें आता है। नासिक षड्यंत्र नाम से केस रजिस्टर होता है और सावरकर बंधुओं का नाम आता है।
और सावरकर बंधुओं ने जैक्सन की हत्या कर दी थी, और इसी वजह से इनको काला पानी की सजा दी गई। ठीक है, काला पानी की सजा भी इनको मिलती है। फिर अपन, क्योंकि देखो सावरकर अपने हैं, ठीक है, विशेष स्पेशली मेंशन कर रखा है अपने सिलेबस में, तो अपन सावरकर को परसों जो अपन नया मॉडर्न चालू कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला यही है कि प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से थे, तो उन व्यक्तित्वों में अपन सावरकर को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, है ना। फिर अपन देखते हैं जेपी सैंडर्स की हत्या 1928 में। तो जेपी सैंडर्स की हत्या 1928 में भगत सिंह और राजगुरु द्वारा की जाती है। तो सैंडर्स की हत्या अपने एक संगठन हुआ करता था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये HSRA की घटना है, HSRA द्वारा करी जाती है, जिसमें भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी 1928 में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सत्य है और सत्य नहीं है, ये बताना है। तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, चारों स्टेटमेंट सही है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो CR दास द्वारा उनको नेशनल कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त कर दिया जाता है। तो बिल्कुल बंगाल में जो नेशनल कॉलेज था उसका प्राचार्य किसको नियुक्त कर दिया जाता है, CR दास द्वारा। CR दास भी अपने बंगाल के थे, ठीक है। CR दास द्वारा विशेष सपोर्ट दिया जाता है किसको, सुभाष चंद्र बोस को, अपने आरंभिक दिनों में, आरंभिक पॉलिटिक्स के दिनों में, ठीक है। बोस क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, और भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सख्त जरूरत थी, इसलिए CR दास ने इनको सपोर्ट किया काफी ज्यादा शुरू में। और जब CR दास, मैंने बताया था 1923 में जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी के तहत ये लोग जो है विभिन्न इलेक्शनों में पार्टिसिपेट करेंगे। तो CR दास खुद इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बंगाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जब बंगाल से इलेक्शन लड़ेंगे CR दास, तो वहां पर जो है कलकत्ता नगर निगम है, उसके अपने नगर निगम के महापौर नियुक्त किए जाते हैं, है ना, महापौर चुने जाते हैं, ठीक है। और उस महापौर, जब वो महापौर बनते हैं, तो उस समय जो है CR दास कलकत्ता नगर निगम के CEO बनाते हैं, किसको, सुभाष चंद्र बोस को। CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, महापौर के बाद सबसे ऊपर की पोस्ट होती है वो, है ना। महापौर के जो महापौर का CEO होता है ना, पूरी वो नगर निगम का CEO, वो क्या काम करता है, वहां का एग्जीक्यूटिव वाला काम सारा वो देखता है। महापौर तो एक पॉलिटिकल नियुक्ति होगी, और ये एग्जीक्यूटिव नियुक्ति होगी, कार्यकारी नियुक्ति होगी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे जो है सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर काम किया था, कहां पर, कलकत्ता के नगर निगम पर। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब ये कहता है कि बाद में जब कलकत्ता नगर निगम के ये महापौर भी चुने जाते हैं, तब बाद में अपन देखते हैं कि जब बाद में CR दास की भी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो है कलकत्ता में जब चुनाव होते हैं नगर निगम में, तो वहां पर खुद महापौर चुने जाते हैं, कौन, सुभाष चंद्र बोस। ये भी बात सही है। फिर 1939 में जब नाराज हो जाते हैं त्रिपुरी अधिवेशन के बाद, और त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जब नाराज हो जाएंगे, नाराज होकर बंगाल चले जाएंगे, तो वहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। बिल्कुल ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक पार्टी है जो किसके द्वारा स्थापित करी जा रही है, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित करी जा रही है। तो ये चारों स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि किसके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों पर संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग शुरू कर दिया, ठीक है। अब दयानंद जी अपने किसकी स्थापना कर रहे हैं, आर्य समाज की स्थापना कौन कर रहे हैं, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी कर रहे हैं। आर्य समाज के जो संस्थापक है दयानंद सरस्वती जी को, उनको एक ब्रह्म समाज का प्रमुख व्यक्ति, ये किससे संबंधित है, ब्रह्म समाज से संबंधित है। तो ब्रह्म समाज के प्रमुख व्यक्ति केशव चंद्र सेन हुआ करते थे, है ना, बहुत बड़ा नाम है केशव चंद्र सेन। इन केशव चंद्र सेन ने आर्य समाज के संस्थापक को यह बोला, दयानंद सरस्वती जी को, कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आप जो संस्कृत का प्रयोग करते हैं ना भाषणों में, वो सामान्य व्यक्तियों को समझ में नहीं आती। जब सामान्य व्यक्तियों को समझ में नहीं आएगी, तो आपके पास ऑडियंस का जो वो है, वो दायरा सीमित हो जाएगा। जो सिर्फ संस्कृत समझने वाले हैं वही आपकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर पाएंगे, और सामान्य लोगों को भी आप ये बातें समझाइए। इस वजह से दयानंद सरस्वती जी ने संस्कृत के स्थान पर हिंदी का जो है प्रयोग करना आरंभ कर दिया ज्यादा से ज्यादा अपने भाषणों में। तो ये बात एकदम ध्यान रख लेना आप कि किसने कही थी उनको, ये बात कही थी केशव चंद्र सेन ने। फिर अपन देखते हैं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कौन थे। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित रामानुजन है। आपके भक्ति और सूफी हटा दिया गया है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं है। फिर अकबर के दरबार में कौन से चित्रकार थे, ख्वाजा अब्दुल समद एकमात्र चित्रकार थे अकबर के दरबार में। मैंने बताया था 2 चित्रकार हुमायूं लेके आएगा, तो उनमें एक प्रमुख है ख्वाजा अब्दुल समद, ठीक है। और बाकी जो है अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मस्किन, ये सब जहांगीर के दरबार में है। और ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो है यहाँ अकबर के समय का जो है ये अब्दुल समदी है, तो इसको आप याद रख लेना। बाकी अपन ने बहुत अच्छे से पेंटिंग वाला चैप्टर आप अच्छे से डिस्कस किया हुआ है पूरा, तो आप देख सकते हैं वो भी जाके अपने नीचे, और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। फिर अपन राजस्थान के इतिहास के 3 प्रश्न है। ये देखो यहाँ पर जो भी अपन ने पढ़ा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन अपना डिस्कशन में उसे आया है, जो अपन ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये वाला भी अपने से पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आपके मेरे पढ़ाए हुए में से अभी तक आपके यही प्रश्न आए हुए हैं इनमें भारतीय इतिहास में। तो उसका रीजन है क्योंकि अपन ने मॉडर्न का पूरा हिस्सा छोड़ रखा है, और ये वाला जो हिस्सा जो जहां से प्रश्न आ रहे हैं,
ये पहले सिलेबस का पार्ट है, अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, अब आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये दो जगह से एक प्रश्न दिखते हैं अपने को। फिर राजस्थान का इतिहास में अब 3 प्रश्न आए हुए हैं। कोटा की विद्रोही सेना द्वारा 15 अक्टूबर 1857 में, ये तिथि इंपॉर्टेंट है, 15 अक्टूबर 1857 में किसकी हत्याएं कर दी थी कोटा की विद्रोही सेना द्वारा? ठीक है, कोटा की विद्रोही सेना द्वारा अपने डॉक्टर सेडलर और बर्टन की हत्या कर दी गई थी, और उनके दोनों पुत्रों की, डॉक्टर सेडलर के। तो ये एक इवेंट हुई थी, अपन ने अच्छे से डिस्कशन किया था उसका, तो ये आसान सा प्रश्न था। फिर किस समाचार पत्र में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया? तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसका जो आरबीएससी ने आंसर मान रखा है, न तरुण राजस्थान मान रखा है, न नवीन राजस्थान मान रखा है। इसका आंसर क्या मान रखा है? प्रताप। ठीक है, प्रताप वैसे गणेश शंकर विद्यार्थी का न्यूज़पेपर है। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है, ये है अपने मित्र इनके विजय सिंह पथिक के। तो विजय सिंह पथिक के अच्छे मित्र हुआ करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और उन्होंने प्रताप नाम का एक न्यूज़पेपर निकाला था। प्रताप ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय बनाया था, ये स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन इनका विजय सिंह पथिक का क्या प्रताप से सीधा कोई कनेक्शन है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी दिखता नहीं कहीं से भी, केवल ये एक रिलेशन हो सकता है कि विजय सिंह पथिक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के अच्छे मित्र हुआ करते थे, इस नाते ये कनेक्शन दिखता है। लेकिन तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान दोनों से कनेक्शन दिखता है, क्योंकि दोनों राजस्थान सेवा संघ के न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ आपने 1919 में वर्धा में स्थापना होती है, और उसी के साथ साथ वो तरुण राजस्थान नाम का न्यूज़पेपर निकालते हैं 1919 में वर्धा से। ठीक है, फिर बाद में इसी का नाम बदलकर नवीन राजस्थान कर दिया जाता है, 1921 में अजमेर से प्रकाशित होती है। ठीक है, रामनारायण चौधरी जो है वो प्रकाशित करवाएंगे। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना, ये जो दोनों जो न्यूज़पेपर है वो राजस्थान सेवा संघ से संबंधित है, लेकिन ये लोकल न्यूज़पेपर है, राष्ट्रीय न्यूज़पेपर नहीं है। अब आप देखो ध्यान से, इसमें क्या पूछा हुआ है कि किसने जो है विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में, यहां पे मैं लिखना भूल गया, भारतवर्ष में लोकप्रिय बनाया था, ऐसा प्रश्न पूछा गया आपसे। तो पूरे भारत में लोकप्रिय किसके द्वारा बनाया गया है? प्रताप द्वारा बनाया गया है। और तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान दोनों लोकल न्यूज़पेपर है, अपने राजस्थान में चल रहे हैं। पूरे भारत में लोकप्रिय का काम कौन करेगा? प्रताप करेगा। लेकिन प्रताप का विजय सिंह पथिक से ऐसा कोई संबंध स्पष्ट दिखता नहीं है, लेकिन आरपीएससी ने प्रताप माना है, तो आपको भी अब प्रताप ही याद रखना है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए शिष्टमंडल में अंतिम किसके द्वारा भेजा गया था? तो उस शिष्टमंडल में अंतिम जो है अपन ने याद किया था, टोडरमल द्वारा किया था, और जमा भाटो फॉर्मूले से याद किया था, जमा भट्टो, है ना। पहले जलाल खां आएगा, फिर मान सिंह आएगा, फिर भगवंत दास जी आएंगे, और फिर टोडरमल आएंगे। तो चौथे अभियान का नेतृत्व किसने किया था? टोडरमल ने किया था। तो ये था आज का अपना पूरा 2018 का ग्रुप ए का क्वेश्चन। इसी तरीके से बी सी डी के भी अपन छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के जो है वीडियो लेके आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी इन क्वेश्चंस को समझने में, और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी आपको स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको कैसी लग रही है हमारी ये पीवाई की शुरू, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।